हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में नॉन करंट एसेट देखे थे हमने। इसमें करंट एसेट्स देखते हैं, एक बार अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। करंट एसेट्स जो होते हैं ये हमारा जो बैलेंस शीट है पूरा, उसमें एसेट साइड में आते हैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का। एसेट का जो क्लासिफिकेशन है नॉन करंट और करंट एसेट में किया हुआ है। अब जो करंट नॉन करंट एसेट है वो हमने ऊपर देख लिए थे लास्ट वीडियो में, और जो करंट एसेट हैं वो अब देखते हैं क्या होते हैं। मुझे लगता है कि करंट एसेट ज़्यादा ईजी है समझने के लिए, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर फर्स्ट expected to be realized in or intended for sale or consumption in normally operating cycle of the company, or be held primarily for the purpose of trading। ठीक है, तो पहले वो दो बताता हूँ। जो करंट एसेट्स हैं वो एसेट्स होते हैं जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इन और इंटेंडेड फॉर सेल, या तो मतलब हमें जो है ना वो उनको बेचना है, उस तरीके के एसेट होते हैं जो हमें सेल के लिए हमारे पास होते हैं, या फिर हमें उन्हें कंज्यूम करना है। ठीक है, इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए कंपनी। मैंने पहले ही बताया कई बार कि ऑपरेटिंग साइकिल कुछ भी हो सकती है, 12 मंथ्स भी हो सकती है, 12 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, और 12 मंथ से कम भी हो सकती है। लेकिन अगर 12 मंथ से कम है तो फिर हम उसे इग्नोर करेंगे और 12 मंथ्स को कंसीडर करेंगे, और अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज़्यादा है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जो सेल है और कंजम्पशन है, जो इसका इंटेंट होता है करंट एसेट के, जो हम सेल्स के लिए लेते हैं करंट एसेट्स को हम, या फिर कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं करंट एसेट्स को। जनरली जो होता है, जो एसेट्स एक साल के अंदर या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर बेच दिया जाए वो करंट एसेट है, या कंज्यूम कर लिया जाए वो करंट एसेट है। और एक और इसमें आगे कंडीशन है कि पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, हमारे पास कुछ गुड्स रखे हुए हैं ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, वो भी हमारे करंट एसेट्स हैं। और expected to be realized within 12 months from the reporting date or closing date। 12 महीने के अंदर हम उन्हें रियलाइज कर दें, बेच दें। ठीक है, इस अगर वो ऐसे कुछ एसेट हैं तो वो एसेट करंट एसेट है। क्योंकि अगर 12 महीने से बाद तक, मान लो 12 महीने से ऊपर तक हमारे पास एसेट्स रखे हुए हैं तो वो फिर नॉन करंट एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर 12 महीने से पहले अगर हमने कोई एसेट की सेल करी है, और हम जनरली करते हैं उस एसेट्स की सेल, या फिर 12 महीने से पहले या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम कुछ एसेट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, जिस भी टाइप के एसेट्स हों, तो वो एसेट्स जो होंगे करंट एसेट में आएंगे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको पूरा जितना भी मैं ऐसे कनेक्ट करके बताऊंगा कि एग्जांपल से कि अभी तक क्या हुआ। मान लीजिए हमारी एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें कोल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास कोल हमने परचेज़ किया, 1 टन कोल परचेज़ किया। ठीक है, वो जो 1 टन कोल हमने परचेज़ किया है उसमें से हमने लगभग 20% सेल कर दिया। अब जो 20% सेल कर दिया हमने, जो कोल हमने 20% सेल किया, उससे जो हमें इनकम हुई वो भी हमारी करंट एसेट्स में आएगी। समझे बात को? उससे जो हमारी इनकम हुई वो हमारी करंट एसेट्स में आएगी। कहाँ आएगी वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल में आती है। और बचा हुआ 80% हमने कंज्यूम कर लिया। मान के चलो बचा हुआ 80% हमने कंज्यूम कर लिया और 20% की हो गई सेल।
विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमने कंज्यूम कर लिया और 20% की सेल भी कर दी और 80% कंज्यूम भी कर लिया। ऑपरेटिंग साइकिल जो हमारी है वो भी 12 मंथ्स की ही है। तो ये बात समझने की है, जो हम कोल लेके आए थे एक टन, उसमें 20% हमने सेल कर दिया, तो जो सेल करके हमें इनकम आई वो भी हमारी करंट एसेट है, क्योंकि हमने उस सेल को एक साल के अंदर अंदर किया, 12 मंथ्स के अंदर अंदर किया। और जो बाकी 80% बचा हुआ था वो हमने कंज्यूम कर लिया। हमने जब भी परचेज़ किया था वो कोल, उसके 12 महीने के अंदर अंदर हमने उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारा करंट एसेट हो जाएगा। इस तरीके से जितनी भी कमोडिटीज़ हम परचेज़ करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपनी रीसेल के लिए, ठीक है ना, रीसेल के लिए या फिर कुछ गुड्स हमें बनाने, तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के गुड्स चाहिए होते हैं जो एक पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो हम पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम करंट एसेट कहते हैं, क्योंकि हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि जो बचा हुआ, बहुत सी बार क्या होता है कि जो भी कुछ गुड्स हमने परचेज़ किए हैं कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो 12 मंथ्स के अंदर उनका मान लो 90% तो हमने कंज्यूम कर लिया, 10% रिमेन है। तो जो 10% है, जो गुड्स, समझो बात को, जैसे कि अब कोल है, कोल का जो एग्जांपल लिया था, 20% सेल हो गए, तो वो हमारे कैश इसमें आ जाएंगे करंट एसेट में। बचे 80% में आप मान के चलो कि 70% हमने कंज्यूम कर लिए, बचे 10%, क्योंकि 70% हमने कंज्यूम कर लिए और 20% हमने सेल कर दिए, बचे 10%। वो जो 10% आपके बचे हुए हैं वो आपके आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में आपके वो आते हैं, क्योंकि वो आपके एसेट्स हैं जो एक साल से ज़्यादा तक एग्जिस्ट कर चुके हैं, एक साल से ज़्यादा तक चल रहे हैं। सिंपल है बहुत। आगे फिर इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date। तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, हम समझते हैं कि जो कैश है हमारे पास वो भी करंट एसेट है, और कैश इक्विवेलेंट मतलब कुछ ऐसी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करी है जो कभी भी हम जिन्हें कैश में चेंज कर सकते हैं, तो वो कैश इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो भी हमारे करंट एसेट्स हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो जो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए नहीं ना हो, ठीक है, वो फ्री हों बिल्कुल, उनको हम किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज़ ना कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री हो, तो वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाते हैं। कैश जो हमारे पास होता ही है बैंक में, और जो हमारे पास नॉर्मली कैश होता है, कैश इक्विवेलेंट्स जो हमारे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कैश के ही बिल्कुल समान होते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, जिन्हें हम लिक्विड फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स हमने समझ लिया। अब आगे इसके करंट एसेट्स में कुछ और बाइफर्केशन किया हुआ है, जो कि बैलेंस शीट्स में हेड्स हैं, डिफरेंट सब हेड्स हैं ये सारे, तो इन्हें समझेंगे, क्विक थोड़ा सा देखेंगे। पहले करंट एसेट के बाद इसका डेफिनेशन, करंट एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। तो ये भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। करंट एसेट्स क्या हैं? करंट एसेट जो हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंटरीज हैं, इन्वेंटरीज का मतलब जो हमारे पास स्टॉक होता है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस भी करंट एसेट होते हैं, और अदर करंट एसेट भी करंट एसेट होते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर इन्वेस्टेड टू बी हेल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स और फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसमें भी वही चीज़ है, बहुत सिंपल,
देखो यहाँ पे भी वही वर्ड आ चुके हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल जो आया है और 12 मंथ्स, ये कंडीशन है। इसको अगर आप एक बार समझ सकते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसे समझ लेंगे, क्योंकि आपको फिर जो है चीज़ों को बाइफरकेट करने में आसानी हो जाएगी। इसी बेसिस पर 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर ही हम सब चीज़ों को बाइफरकेट करते हैं। जो करंट एसेट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि 12 महीने से कम समय के लिए की जाती हैं, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से, ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है उससे कम समय के लिए की जाती हैं। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 12 मंथ से कम होता है। समझो बात को कि जो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड अगर 12 मंथ से कम होता है तो हम 12 मंथ ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर अंदर या फिर 12 मंथ्स से पहले पहले जो इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट, वो करी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अब हम उसे रियलाइज़ कर लेंगे 12 मंथ्स के अंदर अंदर। तो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ करते हैं 12 मंथ्स के अंदर अंदर, तो वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इन्वेंट्रीज स्टॉक इज ए टेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल, फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड मेंट फॉर सेल और सर्विस टू बी रेंडर्ड। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया है कि जो कुछ परचेज़ करते हैं हम प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कुछ गुड्स हम ऐसे परचेज़ करते हैं जो हम प्रोडक्शन करते हैं जिसका, और कभी कभी हम कुछ गुड्स ऐसे परचेज़ करते हैं जिन्हें हम सेल करते हैं, और कुछ हमारे पास प्रोडक्शन करते हैं, परचेज़ नहीं प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो भी हमारे पास सेल में आता है, उसको भी हमें सेल करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमने प्रोड्यूस किया उसका स्टॉक, उसका स्टॉक जो हमने प्रोड्यूस, जो भी गुड हमने प्रोड्यूस करा उसका स्टॉक, या फिर जो हमने परचेज़ किया, ठीक है, उसका स्टॉक, तो वो इन्वेंट्रीज होंगी। क्योंकि हम उस जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम सेल करना चाहते हैं, और जो हमने परचेज़ किया है उसे या तो हम रीसेल करना चाहते हैं, जो हमने परचेज़ किया है उसे हम या तो रीसेल करना चाहते हैं या फिर हम उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, इन्वेंट्रीज क्या हुई, जो गुड्स हमने परचेज़ करे, ठीक है, या फिर जो गुड हमने प्रोड्यूस करे फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल करते हैं, जिन गुड्स की उनका स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है, उसे इन्वेंट्रीज कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री इज ए टेंजिबल एसेट। और देखो दूसरा, ये तो हम फर्स्ट तो हमने समझा कि पर्पस ऑफ सेल, ठीक है, ये वो स्टॉक होता है, इन्वेंट्रीज जो है क्या, कौन सा स्टॉक होता है जिसे हम सेल के लिए स्टॉक करते हैं, और दूसरा फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। बहुत सी बार देखा होगा आपने कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर गुड को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं वो गोडाउन में स्टॉक करके रखे जाते हैं, जिससे उनकी शॉर्टेज ना हो और प्रोडक्शन ईजीली चलता रहे, प्रोडक्शन में रेस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए उनको स्टॉक करके रखा जाता है। यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी हुई है, फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल्स और सर्विस टू बी रेंडर्ड। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब वही है कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें उन्हें इस्तेमाल करें। जो स्टॉक हमने अपने, जो इन्वेंट्री, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले हैं, उनकी इन्वेंट्री, उनका स्टॉक बना के रखा हुआ है, ये इन्वेंट्री का ही पार्ट है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, अब ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है, जब ट्रेडिंग कंपनी करते हैं जो खरीदती बेचती है केवल। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी इट कंप्राइजेज ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स ट्रेड इन। तो ये सामान खरीदती है, बेचती है, स्टॉक बना के रखती हैं क्योंकि उन्हें डेली ट्रेड करनी होती है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी प्रोडक्शन करती है, इट कंप्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके रखती है
वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो कुछ काम चल रहा है उससे रिलेटेड, और जो कुछ फिनिश गुड्स हैं वो उनको इन्वेंट करके रखती है, मतलब स्टॉक करके रखती है। इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नॉट रियलाइज वैल्यू। इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नॉट और नेट वैल्यू, दैट इज मार्केट प्राइस। तो इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट, जो ये इसमें लाइन लिखी हुई है इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइज, इसका मतलब ये है कि जो मार्केट प्राइस है ना, देखो जो कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चर करने में, जो किसी भी गुड्स को जो लागत आती है, कॉस्ट आती है, वो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है इन्वेंट्रीज के, जब हम कुछ गुड्स ऐड करते हैं तो तभी तो हम कुछ प्रोडक्ट जनरेट कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जो उसकी सबसे डाउन वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री को ही शो करती है कि इसमें ये स्टॉक लगे हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स आर द अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 मंथ्स। ट्रेड रिसीवेबल बहुत सिंपल है, मेन इसमें इन्वेंट्रीज था, जो सबसे मेन चीज़ है इसमें इन्वेंट्रीज ही है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बाकी चीज़ें ट्रेड रिसीवेबल इतना सिंपल है। इसमें क्या है कि हमने कोई ट्रेड की है, हमने कोई सामान बेचा है, अब वो सामान बेचा है, जो हमने प्रोडक्ट जो गुड्स हमने बेची हैं उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो पेमेंट है हमें रिसीव हो जाएगी 12 महीने के अंदर अंदर या फिर 12 मंथ्स के अंदर अंदर, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। और इसमें जैसे एग्जांपल के लिए बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इट इंक्लूड कैश इन हैंड्स, बैलेंस विद बैंक, ये सब चीज़ ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बेचा आज और फिर उसके 3 महीने बाद पेमेंट आ रही है, 9 महीने बाद पेमेंट आ रही है, 10 महीने बाद, तो वो जो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इट इंक्लूड कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद बैंक। सिंपल है, कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक जो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। कैश इन हैंड और बैलेंस विद बैंक। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, क्या है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस? हमने ऊपर देखा था नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, सिंपल वही है। जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस थे वो 12 मंथ्स के ऊपर, जो हमें जिनको हम 12 मंथ्स से ज़्यादा पीरियड के लिए देते हैं या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से ज़्यादा पीरियड के लिए देते हैं, टाइम के लिए देते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है, तो हमने कोई अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन या फिर एडवांसेस दिया है तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग साइकिल से अंदर वो हमने दिया होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने उसको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में कुछ अमाउंट शो हो रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है, तो उससे क्या पता चलता है कि ऑपरेटिंग साइकिल से जो 18 मंथ जो है, 18 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही वो लोन और एडवांस हमको वापस मिल जाएगा। उसकी अवधि 18 महीने से पहले की है, 18 महीने से पहले वो समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स, ऑल अदर करंट एसेट आर नॉट शोन और क्लासिफाइड फॉर द अबव हेड्स आर शोन एज अदर करंट एसेट। और ये लास्ट में जो है अदर करंट एसेट में वो जितने भी एसेट जो ऊपर शो नहीं है, वो जितने भी करंट एसेट जो ऊपर नहीं शो किए गए हैं वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे। सिंपल है बस। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि कॉल्स जो होती हैं, कंपनी क्या करती है, शेयर के लिए कॉल करती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से जो है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को कॉल करती है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि उनसे पैसा मांगती है। जैसे कि भाई अब एग्जांपल के लिए मान लो एक शेयर होल्डर को 3 रुपये देने हैं, ठीक है।
तो उस मान लो 100 शेयर होल्डर्स हैं और 100 के 100 शेयर होल्डर्स ने 3-3 रुपये देने हैं, लेकिन उनमें से 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 3 रुपये नहीं दिए, तो टोटल 6 रुपये हो गए। वो अब उनके पास जो है इतना पैसा है नहीं कि वो दे सकते हैं, अभी कुछ ना कुछ उनकी प्रॉब्लम है, जो भी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी 6 रुपये क्या है पेंडिंग में आ गए हैं। तो वो जो है जो कॉल्स हैं, कॉल्स इन अरियर में आ जाती है, वो उन्हें उनकी एक टर्म होती है कॉल्स इन अरियर, कि ये पैसा भी रिसीव नहीं हुआ, तो वो भी एक अदर करंट एसेट है, क्योंकि वो पैसा उन्हें कंपनी को रिसीव तो हुआ कभी ना कभी, अभी वो नहीं दे सकते शेयर होल्डर्स, लेकिन आगे चल के महीने 2 महीने में कभी तो देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा शेयर परचेज करना है। तो इस तरीके से कॉल्स इन अरियर जो होती हैं अदर करंट एसेट हो जाती हैं। और भी इसके कई एग्जांपल हैं। तो अदर करंट एसेट इतना, इसमें क्या है मेन चीज़, जो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्रीज हमने ऊपर नहीं पढ़ा हुआ, ट्रेड रिसीवर हमने पढ़ा हुआ है ऊपर, कैश, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। केवल इनका टाइम पीरियड से, इनका जो टाइम पीरियड है उससे करंट एसेट्स हो गए हैं सब के सब। अगर टाइम पीरियड इनका 12 मंथ से ऊपर होता तो ये सब नॉन करंट एसेट ही होते, केवल इन्वेंट्रीज होते। तो फिर जो करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट है, इनमें जो बाइफर्केशन है बहुत बड़ा, इससे ये जो बाइफर्केशन का जो पॉइंट है कि किस वजह से बाइफर्केशन इसमें है, तो ये टाइम पीरियड के बेसिस पर ही है। मेन चीज़ हमें वो चीज़ समझनी है, और फिर ये तो अपने को एक बार रीड आउट कर लेंगे, और मैंने आपको बता दिया, जो डाउट हो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।